कमर सीमा और दोस्तों उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल अतुल साहब जो हैं और ये सीनियर बिजनेस एक्सपर्ट हैं और एलुमनाई हैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के, और इसके साथ साथ ये कैलेक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है शिकागो, वहाँ भी काम करते रहे, पढ़ते रहे एमआईटी बॉस्टन में भी रहे हैं, और ये बड़ी जो लार्ज एमएनसीज होते हैं उनके साथ भी अटैच रहे हैं। तो आज मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ, एंड दैट क्वेश्चन इज कि व्हाई देयर आर सो मेनी बिलियनियर्स इन इंडिया। इंडिया में इतने बिलियनियर्स कैसे हैं? क्या लोग मेहनती थे? क्या ये वो ब्रिटिश दौर के कोई फैमिलीज थी? क्या ये नई जो लोग हैं बिजनेस में आए हैं? मतलब व्हाट्स द ये है क्या? क्योंकि अगर आप देखें इंडिया के बिलियनियर्स की, मुकेश अंबानी को लें, अदानी, गौतम अदानी की फैमिली लें, शिव नाडर को लें, पुणेवाला को लें, लक्ष्मी मित्तल को लें, कुमार बिरला को लें, ये सब लोग जो हैं दे आर बिग नेम्स। मतलब हाउ कम देयर आर सो मेनी बिलियनियर्स? गो के बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और ये कोई अचंभे की बात भी नहीं है, लेकिन आई वांटेड टू नो क्योंकि कर्नल अतुल हॉलकर्ट साहब का जो एक्सपीरियंस है, इज अ सीनियर बिजनेस पर्सन, तो मैंने कहा इनसे आज ये जानते हैं। सो कर्नल साहब हमें जरा बताएंगे कि ये हाउ कम देयर आर सो मेनी बिलियनियर्स इन इंडिया? Thank you, Chima sir. It's great always to be on your platform. I really enjoy that discussion with you. And मैंने आपके से बातचीत करने के बाद थोड़ी रिसर्च करी कि एक्चुअली इंडिया में कितने बिलियनर्स हैं और रिसेंटली इनके साथ क्या हुआ है। तो इंडिया के जो मैंने देखे कि 100 रिचेस्ट जो बिलियनर्स हैं वो इससे ज्यादा कभी रिच नहीं हुए जो आज की 2022 के जो सिचुएशन है। इनकी टोटल वर्थ जो है चीमा साहब $775 बिलियन है। और ये इस $775 बिलियन में $257 बिलियन तो सिर्फ जो है वो ये 12 महीने में ऐड हुई है। आप समझिए, मतलब अगर दुनिया जो इस वक्त कोरोना और यूक्रेन की वजह से जो प्रेशर झेल रही है उसके बावजूद भी द रिकवरी हैज बीन मच फास्टर एंड इंडिया इज बिकमिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर हम अपने सेंसेक्स को देखें जो कि बेंचमार्क है इंडस्ट्री की ग्रोथ का, वो एक साल में 52% ग्रो किया है। The fastest growing I would say indices in the entire stock markets, at least in Asia, I can vouch straight away, right? और अडानी साहब को अगर आप जैसे कह रहे हैं तो अडानी साहब जो है वो $115 बिलियन वर्थ है और अब थर्ड हो गए हैं पूरी इसमें वर्ल्ड में। और अगर आप पूरे नंबर ऑफ बिलियनर्स को देखें वर्ल्ड के अंदर, द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स आर नाउ इन इंडिया आफ्टर यूएस एंड चाइना। अब चाइना के अंदर तो मैं आपको वैसे कहूँ, वैसे आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो चाइना तो अपने बिलियनर्स को खुद ही भगा रहा है। वो एक बहुत अच्छे से होते थे जिन्होंने एक अपनी बहुत बढ़िया कंपनियां बनाई, अब उनको उन्होंने जेल जूल में डाल दिया। ऐसे करके जो बिलियनर्स हैं, जो पैसे वाले थे, वो लोग तो चाइना छोड़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इंडिया भी कुछ दिनों में सेकंड हो जाएगा आफ्टर यूएस। बट आपके कहने के ऊपर फिर मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की थी, फाइनली देखा कि क्या ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री से आते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं शिव नादर को देखूं जो कि नंबर 3 है इंडिया के अंदर, तो वो $31 बिलियन वर्थ है। वो HCL टेक्नोलॉजीज के ओनर है। तो HCL टेक्नोलॉजीज तो टेक्नोलॉजी की कंपनी है। राधा कृष्ण दमानी को देखूं तो डी मार्ट है, वो रिटेल के मालिक हैं। मुकेश अंबानी एक मल्टीफेरस बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो वो अपने आप में जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच में चलता रहता है। और अगर मैं देखूं तो जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है इंडिया में, उसके अंदर ग्लोबली भी काफी ग्रोथ आई है एंड करीब 9.3 ग्लोबली बड़े हैं। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में बड़े, लेकिन इंडिया के अंदर जो स्पीड ऑफ बिलियनर्स है वो फास्टर हुई है। एंड दीज पीपल, आई थिंक प्रॉब्ली देयर इज आल्सो अ रीजन कि व्हाई दे आर ग्रोइंग फास्टर इन इंडिया इज the possible the availability of resources, the availability of government support। और देखिए हम लोग पहले भी वो जो हमारी कैपिटल माइंडसेट नहीं हुआ करती थी चीमा साहब, हम लोग बड़े सोशलिस्ट कम्युनिस्ट टाइप थे। कम्युनिस्ट नहीं कहूंगा लेकिन सोशलिस्ट गवर्नमेंट जरूर हुआ करती थी, जहाँ वो ये कहती थी कि भाई अमीर होना जो है ना, हमारी प्रवृत्ति थी हिंदुस्तान में ये सोचने की कि अमीर होना एक कोई जुर्म है। मतलब हमारे देश में इतने गरीब लोग हैं तो हम अमीर कैसे हो सकते हैं। Whereas the fact of the matter is now government
Doesn't, as long as you are, seriously paying your taxes, why should you not be rich? And super rich are also new people who are below 40 years, who are self created. जो जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं, टॉप 10 स्टार्टअप, दे ऑल बिलियनर्स। तो और हमारे पास तो, अगर आपको पिछली बार भी हमारा डिस्कशन हुआ था, यूनिकॉर्न कंपनीज देखे तो दे ऑल बिलियनर्स नाउ। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ ग्रोथ, एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट दीज आर द पीपल हु क्रिएट जॉब्स इन इंडिया। मतलब ऐसा नहीं कि ये खुद रिच हो रहे हैं या ये किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बहुत अच्छे मतलब रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है, ऐसा नहीं। इट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट द प्राइवेट सेक्टर इज गोइंग टू हेल्प द नेशन ग्रो फास्टर। पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ कार भी गवर्नमेंट बनवाती थी, उसके कोटे होते थे, स्कूटर भी गवर्नमेंट बनाती थी, घड़ियां एचएमटी बनाती थी, जो कि मतलब हमें घड़ी लेने के लिए कई दिन वेट करना पड़ता था, स्कूटर के लिए कोई वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी, कार की है। आज तो आप कार में जाइए तो आपके किसी भी बजट में 15-20 मॉडल मिल जाएंगे, और वो 20 मॉडल अगर आप देखेंगे, देखने जाएंगे तो उसके अंदर भी डिस्काउंट भी मिल जाएगा, फाइनेंस भी मिल जाएगा। दैट इज बिकॉज वी हैव अलाउड अ प्राइवेट सेक्टर टू रियली ग्रो फास्ट। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो बड़े सेक्टर्स हैं इनकी क्या मोनोपोली है? इसको भी किसी हद तक देखा जा सकता है। क्या कोई नए यंग लोग जो स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं वो इसका हिस्सा बन रहे हैं, या कि ये पुराने ही फैमिलीज हैं, इनकी मोनोपोली है और ये किसी और को आने नहीं दे रहे? ये बात जो है वो किस हद तक ठीक है, और इस पे जरा कभी थोड़ा बताएं कि यंग कितने लोग हैं? क्योंकि लार्जली जो मैंने लेट से जो बिलियनियर्स देखे हैं, भले मुकेश अंबानी हो, उनकी एज 65 है, गौतम अदानी 60 है, शिव नाडार 77 है, इस तरह पुणे वाला साहब 81 है, बहुत सारे और जितने भी लोग देखें दे आर ऑल अबव 70। तो ये जो चीज है वो जो यंग लोग हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ इस वो ब्रैकेट का हिस्सा नहीं है। सो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये मोनोपोली होगी, या इंडिया इज सो बिजी टू सेलिब्रेट, इन्हीं को सेलिब्रेट कर रहा है एंड द पीपल आर नॉट कमिंग अप? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए चीमा साहब, मैंने ना जब इसको बड़े ध्यान से नंबर्स को देखा तो आई वाज प्रीटी सरप्राइज दैट जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिसे कहते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 39% और ग्रो करेंगे नेक्स्ट 5 years। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स ऑफ पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दे बिकम रिचर फ्रॉम व्हाट दे आर राइट नाउ। सेकेंड इज, sixth highest growth in numbers of self-made such individual is under the age of 40। 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, दे आर रियली ग्रोइंग फास्ट। इनफैक्ट आपने जब मोनोपोली की बात की तो आज इंडिया के पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सामने 10 टॉप स्टार्टअप्स को बुलाया गया था। और 10 टॉप स्टार्टअप को इसलिए बुलाया गया था कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट वांट्स टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट एंटी कॉम्पिटिशन। एंड जिसमें हमारे जोमैटो है, ओला है। ओला आप देखिए, उबर नहीं चलती लेकिन ओला चलती है। जोमैटो हमारी फूड डिलीवरी वाले। इस तरीके से हमारे टॉप 10 स्टार्टअप्स को बुलाया गया और वहां उस स्टार्टअप के फाउंडर्स को और सीईओज को एक्सप्लेन करना पड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि दे आर नॉट डूइंग एनी मोनोपोलिस्टिक थिंग व्हिच इज किलिंग द अदर बिजनेसेस और वेंडर्स। ऐसा दिस इज द काइंड ऑफ स्टेज। जब ट्रम्प साहब हमारे इंडिया में आए थे तो ही वांटेड टू मीट दिस न्यू बिलियनर्स हु आर द स्टार्टअप फाउंडर्स। सो आई कैन अश्योर यू वन थिंग, व्हेन इंडिया इज ग्रोइंग, वो टाटा, बिरला, रिलायंस, आप देखिए एक टाइम पे मुकेश अंबानी रिचेस्ट होते थे, अब सेकंड रिचेस्ट हो गए। लेकिन नीचे की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड दिस इज ऑल ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। And that is one thing good that the government has ensured technology grows faster than any other billionaires in India. बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि ज्यादा जो मुस्तकबिल में बिजनेस जो है वो ओरिएंटेशन क्या है? लोग कहाँ पे पैसा ज्यादा लगाना चाह रहे हैं, या किन फील्ड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और ये जो बड़े कंपनियां हैं ये कहाँ पैसा लगा के ज्यादा जो है वो इन्होंने पैसा बनाया है? देखिए चीमा साहब, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया इज ए वास्ट नेशनल मार्केट। मतलब आप समझिए, अगर इंडिया में ही अपनी कंजम्पशन इतनी ज्यादा है कि कोई एंड नहीं है, और किसी कंपनी को अगर एक डिसेंट प्रोडक्ट बनाती है तो हमारे इंटरनल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, वेल्थ क्रिएशन इज नो मोर इमोरल एंड इट अलाउज फर्म्स टू ग्रो। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस। मतलब रेस्ट्रिक्शन मेरे ख्याल से वहीं आती है जब आप टैक्स इवेजन या ऐसी कोई चीज करते हैं।
दूसरी बात, हमारे पास जो मैन पावर है ना चीमा साहब, वो एक इंटरनल माइग्रेशन में अभी शिफ्ट हो रही है। जैसे पहले चाइना में हुआ था कि उनके इंटीरियर प्रोविंसेस से कोस्टल बेल्ट में आने लगे जहां पे इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी। Similarly, India maybe there is a movement which is happening in tier 2, tier 3 and tier 1 cities where the village population is moving towards the city centers. तो एक वो पॉपुलेशन की अवेलेबिलिटी है, यंग क्राउड है, ब्रैश न्यू कंज्यूमर है, जो कि मतलब दे डोंट माइंड फ्लॉन्टिंग न्यू कार्स, न्यू आइटम्स, बाइंग न्यू फोन्स ऑल द टाइम, एंड इट इज with the help of government is also becoming a manufacturing hub of the world, you know. हम चाहते हैं कि आपने जैसे पिछली बार एक डिस्कशन में China+1 कहा, तो हम तो कहते हैं इंडिया प्लस चाइना। Why China+1? India and China can be both this thing, and we are moving towards that where we can take advantage of uncertainty. और मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडिया से फास्टर कोई इस वक्त कोविड से निकल नहीं पाया। आप देखिए चाइना के अंदर अभी भी कितनी सिचुएशन खराब चल रही है, पेमेंट नहीं हो पा रही, मॉर्टगेज वगैरह के। मैंने तो सुना वो तो लहसन या अदरक वदरक और आलू दे दे के अपने वो ईएमआई चुका रहे। आप पढ़िएगा, वो ग्लोबल टाइम्स में भी आया है कि लोग अपनी ईएमआई देना नहीं चाहते, वो चाइनीज युआन में, वो कह रहे हैं कि ये आप आलू ले लो हमसे, गार्लिक ले लो, बैंक्स आर एक्सेप्टिंग दैट। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है और गवर्नमेंट ने इसका बहुत फायदा उठाया कि देखिए अल्टीमेटली यूक्रेन वॉर का फायदा कहाँ हो रहा है? मिडिल ईस्ट में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। इंडिया ने अपनी इंपोर्ट जो है मिडिल ईस्ट में ऑयल राइस की वजह से, प्राइस राइस की वजह से कम कर रखी है, रशिया से लिया जा रहा है, पर इंडिया एक्सपोर्टर बन गया है फिनिश गुड्स में। इंडिया एक्सपोर्टेड 2.5 मिलियन टन्स ऑफ पेट्रोल, 5.7 मिलियन टन्स ऑफ डीजल एंड 797,000 टन्स ऑफ एटीएफ ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये हम मंगा रहे हैं, यहाँ प्रोसेस हो रहा है और ये एक्सपोर्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप एक्सपोर्ट करिए और हम इस पर टैक्स लगा देते हैं। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट टैक्सेस बढ़ा दिए। सडनली गवर्नमेंट इज नाउ फ्लडेड विद मोर मनी। जीएसटी, वी हैव द हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ जीएसटी। तो धीरे धीरे क्या हुआ है ना चीमा साहब, गवर्नमेंट ने अपना काम जो करना है वो टैक्स कलेक्शन का है, जनरल गवर्नेंस का करना है, राइट। लेकिन जो डेवलपमेंट के एरियाज हैं जहां प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एक्सपोर्ट्स हुए, आप देखिए रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुए हैं चीमा साहब, $500 बिलियन के वर्थ एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, आप जब आपने तो चाइना को ऐसे बना दिया जैसे पता नहीं वो जो है वो सड़क पे आ गया। दोस्त है सर, दोस्त है। अच्छी बात है, पोजेसिव होना चाहिए अपने मुल्क के बारे में, लेकिन अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी को, दूसरी दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी को टमाटरों और अनियन पे ना ले आए। बट एनी मूविंग फॉरवर्ड, कल साहब ये बताइएगा कि जब ये स्टार्टअप्स आते हैं तो कहा जाता है कि ये जो पुराने ओल्ड स्टॉलवर्स होते हैं जिनके हुकूमत से कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये उस तरह जो बाहर से पैसा आ रहा होता है तो ये मोनोपोली रखते हैं ऊपर। तो ये बाहर से जो पैसा आ रहा होता है उसको ये बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आने देती। अगर आने देती हैं तो जो बिडिंग होती है उसमें लेट से ये ज्यादा इनको हुकूमत इनको फेवर देती है। सो इंडिया में ये चीज भी सुनने में आई है कि बाहर से आने वाले इन्वेस्टर को इतनी ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई जाती, क्योंकि वो आना ही चाहता है क्योंकि बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, लेकिन ज्यादा जो है वो सपोर्ट जो है वो लोकल बिजनेसमैन को दी जाती है। तो इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर का जो है वो नहीं आता कि भाई ये लोग तो बस जस्ट थिंक ऑफ देमसेल्व्स एंड डोंट गो फॉर ट्रांसपेरेंसी इन ग्रांटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और इन ग्रांटिंग जब ये बिडिंग वगैरह हो रही होती है तो उसमें इंडिया के अंदर ये सुना गया है कि वो जो गवर्नमेंट है वो अपने ही कंपनीज को ज्यादा देती है एज कंपेयर टू बाहर की। सो उससे बाहर वाले लोग डिस्करेज होते हैं। तो ये किस चीज की, ये भी तो एक मोनोपोली है इन बड़ी कंपनीज की और स्टेट के ऊपर इन्फ्लुएंस है। देखिए जीमा साहब, पहले तो ऑन ए सीरियस नोट देखिए चाइनीज को हम लोग एक बहुत सीरियस कॉम्पिटिटर समझते हैं और लेट्स से एट सम स्टेज विद एज ए सीरियस बिजनेस एनालिस्ट आई कैन वेरी वेल से दैट दे हैव डन रीजनेबली वेल, right, to bring their entire country up in last 30 years. But fact of the matter, there are shortcomings in a communist system and a democratic nation. We have our own problem as a democratic nation. But देखिए उन्होंने क्या किया था चाइना ने, अगर आप देखें तो चाइना ने पूरी तरीके से मोनोपोलिस्टिक रखा था। जहां उनको टेस्ला की अपनी टेक्नोलॉजी चाहिए थी, एप्पल की टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ आने दिया। फाइनली उन्होंने सारी चीज कॉपी करके अपने हिसाब से अपनी कंपनीज को एडिशनल सपोर्ट देके
उन्होंने अपने ग्रोथ बना के रखी। सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप फॉरेन, हमारे पास तो सारे टॉप ब्रांच हैं, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, यहाँ तो 500 टॉप कंपनीज के ऑफिसेज मौजूद हैं। तो अगर वो सब चीजें देखें तो दैट इज नॉट एन इशू, बट यस we do support our brands, we want them to be multinational companies, we want them to be a globally recognized brand। but एक चीज देखिए ना चिवा साहब, आप ट्विटर ले लीजिए, ट्विटर के अंदर जो पैसा बनता है वो इंडिया में बनता है, लेकिन टैक्स वो यूएस गवर्नमेंट को पे करते हैं। अमेजोन के अंदर पैसा बनता है इंडिया में बनता है, लेकिन अमेजोन टैक्स इंडिया में नहीं पे करा। तो ये हमने डब्ल्यूटीओ में भी सारे मुद्दे उठाए हैं, और हमने कहा कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं या कोई ई कॉम कंपनीज हैं या जैसे हम कहते हैं न्यू इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं, ये जो भी अगर ये बनाए तो दे हैव टू शेयर, एंड दिस इज वन थिंग व्हिच इवन द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज डिबेटेड ओवर दिस, एंड यूरोपियन कंपनीज हैव आल्सो इंश्योर्ड। तो वो तो देखिए चीमा साहब, इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया जाएगा, हम तो करते हैं। अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर, ट्विटर से ज्यादा आप देखिए कहाँ से पैसा आ रहा है ट्विटर के पास, इंडिया से आ रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि हम अपने लोकल बिजनेसमैन को, अपनी कंपनी को तरजीह जरूर देंगे, उसमें कोई शक नहीं। एक बैलेंस इक्वेटिव, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखेंगे। लेकिन इंडिया तो इंडिया है सर, अगर हमारी कंपनी को इंडिया में फायदा नहीं होगा तो आप तो करेंगे नहीं, और बाहर वाली दुनिया भी इतनी आसानी से जीने नहीं देगी इंडियन कंपनीज को। अच्छा, मैं आपको ना स्टार्टिंग में एक चीज बताना भूल गया, आज एक बड़ी अच्छे दिन है हमारे लिए इंडिया के अंदर, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। टुडे वी हैव अ न्यू प्रेसिडेंट इन इंडिया, मैडम द्रौपदी मुर्मू। चीमा साहब, बहुत ही गर्व की बात है, मतलब हमारे लिए वी आर सो प्राउड दैट शी कम्स फ्रॉम सच ए हम्बल बैकग्राउंड, एंड शी वाज अ टीचर, दो शी grew up to be a governor, and she represents 6 crores of tribal women, right? and that's a big thing। मतलब इंडिया के अंदर देखिए एक बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं कि हमने कहाँ कहाँ से लोगों को ढूंढ के हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे स्थान पे बिठा के रखा है। And I could see today the entire news channels were full of this, and best thing about democracy is the opposition also welcomed despite losing the election। वो कह रहे थे कि हम तो अपोजिशन में है तो हमने कैंडिडेट जरूर खड़ा करेंगे, बिकॉज अदरवाइज डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। लेकिन ये कहना कि गलत व्यक्ति प्राइम प्रेसिडेंट बन गया वो बिल्कुल गलत होगा, एंड वी रिस्पेक्ट दैट शी डिजर्व्स टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इट्स सच ए बिग थिंग। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को लोग चाय वाला कहते हैं, वो इस बैंकर बैकग्राउंड से आते हैं, और फर्स्ट lady or first person of the country is a lady who come from a tribal background। never ever in the history of this country this has happened। it's a very very proud moment। so this also gets connected to our allowing a very level playing field to everyone in the country। बिल्कुल ठीक है। आखिरी एक सवाल कौन साहब आपसे करूंगा, क्योंकि आपका बिजनेस बैकग्राउंड है और आप इन सारी चीजों को समझते हैं। ये जो सप्लाई चेन, इंडिया के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, कैन दे हैंडल रियली द शिफ्टिंग सप्लाई चेन फ्रॉम चाइना टू इंडिया, ये जो आ रही है और जो इंडियन मार्केट्स को वो दे रहे हैं, फेवर दे रहे हैं। और जारी बात है, फेवर को फ्री में तो नहीं देता वो, डेफिनेटली आपको कैपेसिटी होती है, पोजीशन होती है तो फेवर मिलती है, क्योंकि अब वो सारे जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो समझते हैं कि इंडिया में मार्केट को शिफ्ट किया जाए। आप समझते हैं कि इंडियन जो मार्केट है या जो इंडियन इन्वेस्टर बिजनेसमैन है वो इस स्केल, बड़े स्केल की जो मैन्युफैक्चरिंग है और सप्लाई चेन को मैनेज कर सकेंगे, खासतौर पे ये जो कंपनीज जिनका हम जिक्र कर रहे थे पहले? जी 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 देखिए चीमा साहब, चाइना इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स फैक्ट्री। it took them at least 25-30 years to become that। India as at the stage where it is ready to take on, it has, जो हमारे पास ingredients आ रहे हैं, हमारे पास एक young trained man power है, engineers की problem नहीं है, supportive government है, reasonably हमारे जितने जो financial situation है वो बहुत अच्छी है, और एक स्टेज पे हम मैन्युफैक्चरिंग को भी एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे ले जा रहे हैं। और इंडिया, हमारे देखिए इंडिया को एक ब्रांड बनाना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि चाइना एक ब्रांड बना, चाइना ने जनरली वो मैन्युफैक्चर किया जो एक मल्टीनेशनल कंपनीज के ब्रांड को यूज करती है, तो इट बिकेम ए फैक्ट्री बट द ब्रांड्स वे ऑल वेस्टर्न। हम चाहते हैं कि इंडियन ब्रांड्स को भी कहीं ना कहीं, तो इसलिए हमने अफ्रीका, एशिया, इसमें एक्सपोर्ट चल रहे हैं। हमारी गाड़ियां यूरोप में भी जा रही हैं, हमारी गाड़ी यूएस में भी जा रही हैं। लेकिन यू आर राइट, देयर इज सम वे टू गो। हमारे पोर्ट्स हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन है, हमारे रोड्स हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है इस वक्त। सारे हाईवेज जो कनेक्ट होने वाले हैं, मुंबई से दिल्ली का जो
एक्सप्रेस वे है वो 12.5 घंटे में दिल्ली से मुंबई में आपको पहुंचा देगा, विच इज अमेजिंगली गुड। बुलेट ट्रेन हैं, बाकी रेलवे कॉरिडोर हैं, इस पे काम चल रहा है। और जब तक ये सब चीजें कंप्लीट नहीं होगी तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम कोई रिप्लेस कर देंगे, लेकिन यस देयर इज अ वेरी अर्नेस्ट एफर्ट टू इंश्योर। और देखिए आगे जाके जिस तरीके की हम सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन दी ऑन दी अर्थ होने वाले हैं, तो वी बेटर प्रिपेयर आवरसेल्फ, बिकॉज हम लोग कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं। तो दीज ऑल एरिया नीड्स टू ग्रो वेरी फास्ट। There is still some way to go, but best thing about is the people and the government are on the same page. बिल्कुल ठीक है। जारी बात है, बड़ा मुल्क है, बड़ी इंडस्ट्री है और अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ के टू होल्ड द अपॉर्चुनिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और ये चीज़ मैटर करती है। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच Kalsa for your time and for helping us to make understand why there are so many billionaires and why there is so much money growing in India. Thank you very much. जी, थैंक यू सो मच चीमा साहब, टेक केयर, बाय बाय।